दोस्तों, हमने गुजरे कुछ समय में बहुत सारे सीरियल किलर्स की डॉक्यूमेंट्रीज देखी जिन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी भयानक गुनाहों को अंजाम दिया, जिसमें हमने ये भी नोटिस किया कि ज़्यादातर सीरियल किलर्स अपने मर्डर्स को खुद ही अकेले ही उसको अंजाम देते थे। लेकिन आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसने कई लोगों की हत्या करवाई, लेकिन खुद अपने हाथों से नहीं बल्कि दूसरों के दिमाग में जहर भर कर। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिसको लोग माइंड हंटर कहते हैं, क्योंकि आज भी कई लोग इस शख्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसा शख्स जो आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करके आपसे किसी का मर्डर तक करवा सकता है। इस शख्स को हम पूरी तरीके से सीरियल किलर भी नहीं कह सकते, लेकिन 1960 के वह दशक में अमेरिका की खुशहाल और शांत वातावरण को भंग करने वाला वह इंसान किसी सीरियल किलर से ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ था। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। आज हम जिस शख्स के बारे में जानने वाले हैं उसका नाम है चार्ल्स मैनसन। चार्ल्स मैनसन का जन्म 12 नवंबर 1934 में हुआ था। तब चार्ल्स की माँ केवल 16 साल की ही थी। उसको स्कॉट नाम के एक युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे गर्भवती कर दिया था। स्कॉट तब एक लोकल मिल में काम करता था और उसने मैडॉक्स, जो चार्ल्स की माँ थी, उसे बताया था कि वह एक कॉन आर्टिस्ट है। इससे मैडॉक्स को लगा कि वह आर्मी में है। जब मैडॉक्स ने स्कॉट को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तो स्कॉट ने आर्मी के लिए कुछ काम के विषय में जा रहा हूँ बोलकर वहाँ से निकल गया। यहाँ पर मैडॉक्स ने स्कॉट की कई महीनों तक राह देखी, लेकिन मैडॉक्स को पता चल गया था कि स्कॉट ने उसे धोखा दिया है और इसी कारण चार्ल्स को फिर कभी उसके असली पिता को देखने का मौका नहीं मिल पाया। अगस्त 1934 में मैडॉक्स ने विलियम मैनसन से शादी कर ली। तब चार्ल्स पेट में ही था। विलियम एक ड्राई क्लीनिंग के बिजनेस में था। मैडॉक्स तब अपने भाई लूथर के साथ पीने जाया करती थी। तब वह चार्ल्स को घर पर अकेले ही किसी बेबीसिटर के साथ छोड़ देती थी। 30 अप्रैल 1937 को विलियम द्वारा मैडॉक्स पर आरोप लगाया था कि मैडॉक्स अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रही है और ऐसे ही इन दोनों का डिवोर्स हो गया। 1 अगस्त 1939 में चोरी और लूटपाट के आरोप में लूथर और उसकी बहन मैडॉक्स को गिरफ्तार किया गया। दोनों को 5 और 10 साल की सज़ा सुनाई गई। तब चार्ल्स को उसके अंकल आंटी के पास वेस्ट वर्जीनिया में भेज दिया गया। 1942 में मैडॉक्स को पैरोल मिल गया और वह चार्ल्स को मिलने गई। चार्ल्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह पहला पूरा वीक जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुश था। उसके कुछ ही दिन बाद मैडॉक्स को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वेस्ट वर्जीनिया में ही वह दूसरी जगह रहने चले गए। जिसके बाद मैडॉक्स फिर से शराब पीने लग गई और चार्ल्स फिर अकेला पड़ गया। ऐसे एक दिन जब उसकी माँ चार्ल्स को एक बियर बार में ले गई, तब वहाँ की वेट्रेस ने कहा कि कितना प्यारा बच्चा है। तो मैडॉक्स ने कहा कि अगर तुम मुझे कुछ गिलास फ्री बियर दो तो मैं ये बच्चा तुम्हें दे दूंगी। और बियर पीने के बाद चार्ल्स की माँ उसे छोड़कर बार से निकल गई। बाद में कुछ दिनों बाद चार्ल्स के अंकल ने चार्ल्स को वेट्रेस से वापस घर ले आए। कुछ महीनों बाद मैडॉक्स की मुलाकात लेविस नाम के शराबी से हुई और वह हर रोज़ पीने के बहाने मिलने लगे और ऐसे 1943 में मैडॉक्स ने उससे शादी कर ली। एक इंटरव्यू में चार्ल्स ने बताया था कि जब वो 9 साल का था तब उसने अपने स्कूल को आग लगाई थी। जब वो 13 साल का हुआ था तो उसे गिबोल्ड बॉयज स्कूल में भेज दिया गया। वो स्कूल काफ़ी स्ट्रिक्ट था, जिसमें छोटी सी भी गलती पर लकड़ी के छड़ी से पिटाई की जाती थी और कभी कभी लेदर के बेल्ट से भी मारा जाता था। इसकी वजह से चार्ल्स वहाँ से भाग गया और जंगल में जाकर पेड़ के नीचे सो गया। ऐसे ही कई दिनों तक वो भटकता रहा और रात में वह किसी ब्रिज के नीचे या किसी बंद पड़े दुकानों के नीचे सो जाता था। 1947 में चार्ल्स अपने माँ से मिलने घर वापस गया। इसके बाद उन्होंने क्रिसमस साथ में मनाई। जिसके कुछ दिन बाद चार्ल्स की माँ ने उसे फिर उसी बॉयज़ हॉस्टल में भेज दिया। उसके 10 महीने बाद चार्ल्स वहाँ से फिर भाग गया। 1948 में इंडियाना पुलिस के एक ग्रोसरी स्टोर में चार्ल्स ने अपनी पहली चोरी की। वह इसलिए क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई थी। चोरी करते वक्त चार्ल्स को एक सिगरेट का पैकेट मिला जिसमें उसे $100 मिले। उसने वो पैसे अपने पास रख लिए। जिसके बाद उसने उसी शहर में एक रेंट से रूम लिया और वह पैसे रेंट के लिए और खाना खाने के लिए उसने यूज़ किए। उस टाइम चार्ल्स ने वेस्टर्न यूनियन में जॉब के लिए अप्लाई किया, जहाँ पर भी वह अपने काम में चोरी करने लगा। कुछ महीनों बाद उसके चोरी के बारे में पता चल गया और चार्ल्स को अरेस्ट किया गया।
1949 में उसे कोर्ट में ले जाया गया, लेकिन जज को उस पर दया आ गई और चार्ल्स को बॉयज टाउन नामक एक सुधागृह में उसे भेज दिया गया। उसके 4 दिन बाद ही बॉयज टाउन में चार्ल्स ने और उसके ही कुछ साथी स्टूडेंट्स ने मिलकर एक गन चुराई और एक कार चुरा कर वो भाग गए। रास्ते में जाते हुए उन्होंने 2 बार गन दिखाकर चोरियाँ की, जिसके बाद वह एक स्टूडेंट के अंकल निल्सन के पास चले गए। निल्सन अंकल भी प्रोफेशनल चोर थे, जहाँ पर अंकल ने उन सभी स्टूडेंट को चोरी के दाव पेच सिखाए। चार्ल्स को 2 हफ्ते बाद एक दुकान की लूटपाट करते हुए पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद पता चला कि वह पहले गन दिखाकर 2 चोरियाँ हुई थी, उसमें चार्ल्स शामिल था। जिसके बाद चार्ल्स को इंडियाना बॉयज स्कूल, जो काफ़ी स्ट्रिक्ट स्कूल था, उसमें भेज दिया गया, जहाँ पर चार्ल्स का कई बार दूसरे स्टूडेंट द्वारा रेप किया गया और ये सब में उस स्कूल के स्टाफ भी शामिल थे और इसकी वजह से चार्ल्स उस स्कूल से 18 बार भाग चुका था। इस टाइम में चार्ल्स ने खुद की सेल्फ डिफेंस टेक्निक पर काम किया। जब भी वह किसी को रोकने में नाकाम होता या अपने से कई बड़े अटैकर का सामना करता, तब वह जोर जोर से चिल्लाता, पास रखी हुई चीजें पटकता, फोड़ता और जोर जोर से हाथ हिलाता, जिससे अटैकर को लगे कि वह कितना सनकी और खतरनाक है। कई बार कोशिशों के बाद वह उसके साथ और स्टूडेंट की सहायता से फरवरी 1951 में उस स्कूल से भाग गए। जिसके बाद उन तीनों ने एक स्टेशन पर लूटपाट करने की कोशिश की और एक चोरी की गई कार से कैलिफोर्निया जाने लगे। तब उन तीनों को उताह शहर से अरेस्ट किया गया। स्टेट लाइंस को एक चोरी की कार से क्रॉस करने का केस चार्ल्स पर लगाया गया, जिसके बाद चार्ल्स को वाशिंगटन डीसी के नेशनल ट्रेनिंग स्कूल ऑफ बॉयज़ में भेज दिया गया, जहाँ पर चार्ल्स के कई टेस्ट किए गए, जिसमें हैरान करने वाली बात सामने आई कि उसका IQ लेवल 109 था, जो कि एवरेज लोगों से ज़्यादा था। बाद में कुछ वर्ष बाद उसका IQ 121 हो गया, जो कि जीनियस लोगों में होता है। चार्ल्स के केस पर काम करने वालों की माने तो चार्ल्स हाईली अग्रेसिव एंटी सोशल व्यक्ति था। बाद में साइकेट्रिस्ट ने बताया कि मैंशन को दूसरी जगह भेजना चाहिए। अक्टूबर 1951 को उसे नेशनल ब्रिज हॉनर कैंप में भेज दिया गया। बाद में चार्ल्स की आंटी उसे मिलने वहाँ पर गई। वहाँ पर उसके आंटी ने ऑफिसर को बताया कि वह उसको अपने घर ले जाएंगी और कुछ अच्छे काम धंधे पर लगाएगी। इसके बाद फरवरी 1952 में चार्ल्स को पैरोल के लिए रोका गया, पर उससे पहले ही जनवरी में चार्ल्स को एक लड़के से चाकू दिखाकर रेप करते हुए पकड़ा गया। जिसके बाद चार्ल्स को फेडरल रिफॉर्मेटरी, जो वर्जीनिया में है, वहाँ पर भेज दिया गया, जहाँ पर चार्ल्स ने 8 बार नियम तोड़े, जिसमें 3 बार होमोसेक्सुअल एक्ट करते हुए उसे पकड़ा गया था। इसके बाद उसे मैक्सिमम सिक्योरिटी रिफॉर्मेटरी ओहियो में भेज दिया गया, जहाँ पर उसे अपने 21वें जन्मदिवस पर नवंबर 1955 में रिहा करने वाले थे, लेकिन उसके अच्छे बिहेवियर के कारण उसको 1 साल पहले ही मई 1954 में रिहा कर दिया गया। जिसके बाद वो अपने आंटी और अंकल के साथ रहने लगा। जनवरी 1955 को चार्ल्स ने एक हॉस्पिटल के वेट्रेस से शादी कर ली, जिसका नाम रोजेली जीन विल्स है। अक्टूबर के करीब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई और लॉस एंजल्स में चार्ल्स को एक चोरी की हुई कार में पकड़ लिया गया। इसके बाद उस पर फिर एक कार चुरा कर स्टेट लाइन पर लाने का केस लग गया। इसके बाद साइकेट्रिक की वजह से उसे 5 साल तक उनके पास रखने के लिए बोला गया। इसके बाद चार्ल्स लॉस एंजल्स के कोर्ट की सुनवाई में नहीं आया, इसलिए मार्च 1956 में उसे इंडियानापोलिस शहर से अरेस्ट किया गया। इसके बाद उसको 3 साल की जेल हुई। जब चार्ल्स जेल में था तब रोजेली ने उसके बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम चार्ल्स मैंशन जूनियर रखा गया। जिसके बाद कई बार रोजेली और चार्ल्स की माँ उसे मिलने जेल में आते थे, लेकिन मार्च 1957 में उसकी वाइफ और माँ को जेल में आना सीज कर दिया गया। जिसके बाद चार्ल्स की माँ ने उसे बताया कि उसकी बीवी किसी और के साथ रहने लगी है। चार्ल्स जिसके बाद 2 हफ्तों में पैरोल से बाहर आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वह जेल से एक चुराई हुई कार से भागने लगा, लेकिन वह उसमें नाकाम रहा। इसके बाद उसे फिर 5 साल जेल में रखने के आदेश दिए गए और उसके सभी पैरोल भी नामंजूर किए गए। सितंबर 1958 में चार्ल्स को पैरोल मिल गया, पर उसी साल रोजेली ने चार्ल्स को डिवोर्स दे दिया। जिसके बाद चार्ल्स एक 16 साल की लड़की के संपर्क में आया। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। उस लड़की के माता पिता काफ़ी पैसे वाले थे, उससे चार्ल्स को काफ़ी सपोर्ट मिला। सितंबर 1959 में चार्ल्स ने अपने गुनाहों पर काफ़ी गिल्टी है ऐसा दिखाया। इसी दौर में चार्ल्स की मुलाकात लियोना से हुई, जो एक प्रोस्टिट्यूट थी, और उसी की वजह से वो भी जेल में थी। लियोना ने जज से अपील की कि चार्ल्स और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अगर हमें जेल से छोड़ दे तो हम शादी कर लेंगे और क्राइम को छोड़ देंगे।
जेल से छूटने के बाद चार्ल्स ने लियोना और एक औरत को प्रोस्टिट्यूशन कराने के लिए न्यू मैक्सिको ले गया। इसकी वजह से अप्रैल 1960 में उसे मैन एक्ट के आरोप में फिर एक केस हुई, जिसके बाद जून में टेक्सास में उसे गिरफ्तार किया गया और जज ने उसे 10 साल की सज़ा सुनाई। उसके बाद चार्ल्स ने कई बार जज से अपील की, लेकिन सब नामंजूर किए गए। जुलाई 1961 में उसे लॉस एंजल्स काउंटी जेल से वाशिंगटन जेल में शिफ्ट किया गया, जहां पर चार्ल्स की मुलाकात बाल्स कार्पिस गैंग के लीडर एल्विन क्रीपी कार्पिस से हुई, जिससे उसने गिटार सीखा और बाद में उसी से उसको हॉलीवुड के और यूनिवर्सल स्टूडियोज के कई सारे कॉन्टेक्ट्स मिले। जेफ ग्वीन, जिसने 2013 में चार्ल्स की बायोग्राफी लिखी है, उसके मुताबिक चार्ल्स की माँ उसके करीब रहने के लिए वाशिंगटन में शिफ्ट हो गई थी। वह वहाँ के ही होटल में वेट्रेस का काम करती थी। 1963 में लियोना ने चार्ल्स को डिवोर्स दे दिया, जिसके बाद लियोना का कहना था कि चार्ल्स से उसको एक बेटा हुआ था जिसका नाम चार्ल्स लूथर है। 1965 में चार्ल्स ने द मंकीज एल्बम के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन वह उसके केसेस की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। जून 1966 में चार्ल्स को दूसरी बार जल्दी जेल से छोड़ने का निर्णय लिया गया। 21 मार्च 1967 को चार्ल्स को जेल से रिहा कर दिया था। तब तक चार्ल्स ने 32 साल जेल में और पुलिस सुधारगृह में बिताए थे। उस पर कई सारे लॉज और रूल्स तोड़ने के आरोप थे। चार्ल्स को तब तक जेल में रहने की इतनी आदत हो गई थी कि वह उसको अपना घर मानने लगा था। उसने जेल प्रशासन से जेल में ही रहने की परमिशन तक मांगी थी। जेल से छूटने के बाद चार्ल्स कैलिफोर्निया गया, जहाँ पर उसको एक ग्रुप मिला जिसमें ज़्यादातर यंग लड़कियाँ थी। उनसे वह जुड़ गया और कुछ टाइम बाद वह उनका लीडर बन गया। उस ग्रुप में कई प्रचलित नाम शामिल थे, जैसे म्यूजिशियन चार्ल्स टेक्स वॉटसन, फॉर्मल एक्टर रॉबर्ट बियोसोली, म्यूजिशियन और पोर्न एक्टर मैरी ब्रूनर जैसे नाम शामिल थे। बाद में उस ग्रुप को मैंशन फैमिली कहा जाने लगा। मैंशन फैमिली अमेरिका में एक जंग करवाना चाहती थी। चार्ल्स की ये आइडियोलॉजी थी कि अमेरिका में ब्लैक पॉपुलेशन से ज़्यादा वाइट पॉपुलेशन है। चार्ल्स को यकीन था कि ब्लैक पीपल एक दिन एकजुट हो जाएंगे और अमेरिका के पूरे वाइट लोगों को मार देंगे, और चार्ल्स और मैंशन फैमिली मतलब उसके ग्रुप को छोड़कर। लेकिन उसको ये भी लगता था कि ब्लैक पीपल इतने होशियार नहीं है, तो उनको एक वाइट इंसान की ज़रूरत पड़ेगी उनको लीड करने के लिए, और बाद में वह चार्ल्स को ही चुनेंगे उनके लीडर के रूप में। 1968 में चार्ल्स ने द बीटल्स के वाइट एल्बम में से हेल्टर स्केल्टर टर्म से वह ब्लैक और वाइट पीपल में जंग शुरू करने वाला था। 1969 में चार्ल्स ने अपने फॉलोअर्स को हेल्टर स्केल्टर के मुताबिक कई वाइट लोगों का मर्डर करने के लिए कहा और ऐसे सबूत रखने के लिए कहा कि जैसे लगे कि ब्लैक पीपल्स ने ही ये सब किया हो। मैंशन फैमिली तब सबके सामने आई जब उन्होंने हॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेस शैरन टेट का मर्डर किया, जब वह प्रेग्नेंट थी, और उसके रूम में 4 और लोग भी शामिल थे, जिसमें हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट जैसे लोग। इन सबको उन्होंने मार दिया। 8 और 9 अगस्त 1969 में ये न्यूज़ नेशनल न्यूज़ बन गई थी। 5 people stabbed and shot to death at her Los Angeles home 10 days ago. The killers have still not been found. उसके बाद लियोना रोजमेरी लिबियांका का मर्डर भी किया गया था। टेक्स वॉटसन और 3 मेंबर्स इन मर्डर्स में शामिल थे, और ये सब उनकी माने तो चार्ल्स के ही कहने पर उन्होंने ये किया था। बाद में जब इन चारों को पकड़ा गया तो उन्होंने ये कहा कि चार्ल्स ने कभी भी डायरेक्टली किसी का मर्डर करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उसकी बातें, उसका बिहेवियर ही हमें सब कुछ बताता था। जिसके बाद काफ़ी सारे एविडेंस मिले, जिससे पुलिस और गवर्नमेंट को पता चला कि चार्ल्स ब्लैक और वाइट लोगों में जंग छेड़ना चाहता है, जिसमें वो मर्डर करने के बाद उसकी लाश के बाजू में पिग्स लिखने को कहता था। उसे लगता था कि पिग्स ये शब्द निगा से मैच होता है। निगा ब्लैक पीपल्स के बारे में गाली होती है और इसलिए इसे यूज़ किया जाता है। मैंशन फैमिली के लोग अन्य अपराध में भी शामिल थे, जैसे लूटपाट, धमकी, चोरी और कई सारे क्राइम्स। यहाँ तक कि उन्होंने प्रेसिडेंट गेराल्ड फोर्ड तक को भी मारने की कोशिश की थी। चार्ल्स ने खुद कोई भी मर्डर नहीं किया था, यह साबित हो चुका था, पर लेखक जेम्स बडी डे ने अपने एक किताब में ये लिखा है कि चार्ल्स ने अपने आखिरी समय में कहा था कि उसने एक ड्रग डीलर को, जिसका नाम बियर्ड क्रोवी था, उसको गोली मारी थी, लेकिन उसको बाद में डॉक्टर्स ने बचा लिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इसका दूसरा भाग मैं अगले वीडियो में डालूंगा,
क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं आपसे मिलूँगा अगली बार अगले पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए